घर खरीदें या किराए पर रहें? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सपनों और इमोशंस का भी है। लेकिन क्या हो अगर हम इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और सिर्फ नंबर्स की भाषा सुनें? चलिए आज यही पता करते हैं। तो चलिए इसी बड़ी फाइनेंशियल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ आंकड़ों पर फोकस करेंगे, ये देखने के लिए कि अच्छा 20 साल बाद, जी हाँ, पूरे 20 साल बाद कौन सा रास्ता फाइनेंशियली ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अब ये समझने के लिए हम एक काम करते हैं। हम ना टाइम में सीधे 20 साल आगे चलते हैं। हम दो बिल्कुल अलग अलग फाइनेंशियल रास्तों को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि आखिर में पैसों का ये सफर हमें कहाँ लेके जाता है। ठीक है, तो इस पूरी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक घर है जिसकी कीमत है पूरे 1 करोड़ रुपए। अब देखते हैं कि इस घर को खरीदने या फिर किराए पर लेने का जो फैसला है उसका 20 साल बाद आखिर नतीजा क्या निकलता है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, यानी घर का मालिक बनने की। तो एक शख्स है जिसने 1 करोड़ का घर खरीदने का फैसला कर लिया है। अब देखते हैं कि अगले 20 साल उसकी फाइनेंशियल जर्नी कैसी रहती है। अब देखिए, घर खरीदने का मतलब है सबसे पहले एक मोटा ताज़ा खर्चा। इसमें 20 लाख रुपए तो गए डाउन पेमेंट में और करीब करीब 7 लाख रुपए लग गए रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी, मतलब इन सब चीज़ों में। यानी घर की चाबी हाथ में आने से पहले ही जेब से निकल गए पूरे 27 लाख रुपए। और फिर इसके बाद शुरू होता है सबसे बड़ा मंथली खर्चा, होम लोन की ईएमआई। 80 लाख के लोन पर हर महीने करीब 70,000 रुपए सीधे बैंक के पास। ये एक बहुत लंबा, मतलब दशकों तक चलने वाला फाइनेंशियल कमिटमेंट है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ईएमआई पर खत्म नहीं होती। घर के मालिक को हर महीने सोसाइटी का मेंटेनेंस भी देना है, करीब 5,000 रुपए वो, और फिर साल में एक बार प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना है, लगभग 15,000 रुपए का। ये वो खर्चे हैं जिन्हें अक्सर लोग हिसाब में जोड़ना भूल जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो बिल्कुल अलग है। यहाँ एक दूसरे शख्स ने घर खरीदने के बजाय उसी घर में किराए पर रहने का फैसला किया है और सोचा है कि जो भी पैसा बचेगा उसे समझदारी से इन्वेस्ट करेगा। तो उसी 1 करोड़ के घर का मंथली रेंट कितना है? 30,000 रुपए। ये घर के मालिक की 70,000 की ईएमआई से आधे से भी कम है। इसका मतलब हर महीने एक अच्छी खासी रकम हाथ में बच रही है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। घर का मालिक दे रहा है 70,000, किराएदार दे रहा है सिर्फ 30,000। मतलब किराएदार के पास हर महीने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं जिसे वो इन्वेस्ट कर सकता है। और ये जो 40,000 की बचत है ना, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो इस किराएदार की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल। पहला, वो 20 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट में जाने थे उससे उसने सीधा डाल दिया स्टॉक मार्केट के एक इंडेक्स फंड में, मान लीजिए निफ्टी 50 में। और दूसरा, जो हर महीने 40,000 बच रहे थे उसकी शुरू कर दी एक एसआईपी, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ताकि हर महीने डिसिप्लिन के साथ मार्केट में पैसा लगता रहे। और देखते ही देखते 20 साल बीत गए। दोनों ने अपने अपने फाइनेंशियल रास्ते पर पूरा अनुशासन बनाए रखा। अब वो वक्त आ गया है जब हम देखेंगे कि इस लंबे सफर के बाद फाइनेंशियली कौन आगे निकला। तो चलिए सीधे रिजल्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घर के मालिक को। 20 सालों में उनका 1 करोड़ का घर अब हो चुका है 3 करोड़ 20 लाख रुपए का। ये एक जबरदस्त एसेट है, वैल्यू 3 गुने से भी ज्यादा हो गई। और साथ में अपने घर में रहने का सुकून तो है ही। अब नजर डालते हैं हमारे किराएदार इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पर। जो 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट था वो बढ़कर हो गया है 1 करोड़ 90 लाख रुपए। और जो 40,000 की मंथली एसआईपी थी उसने तो कमाल ही कर दिया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से वो बढ़कर बन गई है 3 करोड़ 60 लाख रुपए का एक बड़ा फंड। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे किरायादार इन्वेस्टर की टोटल वेल्थ पहुंच गई है 5 करोड़ 50 लाख रुपए। और ये सारी दौलत बनी है सिर्फ और सिर्फ मार्केट में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट से। तो जब इन दोनों नंबर्स को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? इस 20 साल के फाइनेंशियल मैराथन का विनर कौन है? चलिए फाइनल स्कोर देखते हैं। देखिए,
तस्वीर बिल्कुल साफ है। 20 साल बाद घर के मालिक के पास है 3.2 करोड़ की प्रॉपर्टी और वहीं किराएदार इन्वेस्टर के पास है 5.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मतलब अगर सिर्फ पैसों के लिहाज से देखें तो किराए पर रहकर इन्वेस्ट करने का फैसला कहीं ज्यादा फायदेमंद रहा। ये जो बार चार्ट है, ये दोनों के बीच के फर्क को और भी साफ साफ दिखा रहा है। दोनों की वेल्थ के बीच का गैप वाकई में बहुत बड़ा है और ये साबित करता है कि एक छोटा सा मंथली इन्वेस्टमेंट भी अगर डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक किया जाए तो कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि घर खरीदना हमेशा एक खराब फाइनेंशियल डिसीजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो सारे नंबर्स हैं, ये कुछ अजम्पशंस पर आधारित है और असल जिंदगी में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये एक ज़रूरी सवाल ज़रूर खड़ा करते हैं। घर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो सुरक्षा है, स्टेबिलिटी है, इमोशंस हैं। तो असली सवाल ये है कि इस फाइनेंशियल गैप को जानने के बाद किसी के लिए अपने घर के मालिकाना हक की असली कीमत क्या है, और इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।